गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कई वीडियो में, पिछले 2-3 वीडियो में रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको बताया हुआ है ना, प्रजनन तंत्र। कई वीडियो मैंने आपको प्रजनन तंत्र खूब अच्छे से समझाया हुआ है। तो आज मैं उसी प्रजनन तंत्र से संबंधित, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछूंगी और देखूंगी कि कितने बच्चे हमारे कितने अच्छे से तैयारी किए हैं। चलो शुरू हो जाए। हम बिना समय गंवाए हुए हम शुरू होते हैं, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा कीमती होता है और जो समय की कीमत करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। जिसने समय को बर्बाद किया, समय भी उसे बर्बाद करेगा, ये जान लो। इसलिए समय ही सोना है। टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन। इन बातों को ध्यान रखते हुए आप पढ़ रहे हो, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप केवल पढ़ें, इसी बात का ध्यान रखें। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं वीडियो को। बहुत इजी क्वेश्चन। पहला, अंडाशय की संख्या होती है कितनी? 2, 3, 4 या 6? अंडाशय की संख्या कितनी होती है, बताइए। करेक्ट आंसर क्या है? अंडाशय की संख्या होती है 2। पहले भी बताया था आपको, अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2 होती है ना, दोनों तरफ। ये आपका वेजाइना है ना, और ये आपका फैलोपियन ट्यूब, और यहीं पर आपके अंडाशय रहता है, एक दाएं और एक बाएं। ठीक है, समझ में आ गया बात। ओवरी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। यूट्रस की संख्या केवल 1 होती है, याद रखना। अच्छा, सेकेंड आपका है, योनि की अंदर वाली नली जाती है। मैंने आपको बताया था कई बार कि योनि का क्या काम है, वेजाइना का क्या काम है। वेजाइना का केवल काम है क्या? पेनिस को एंटर करने देना और स्पर्म को आगे की तरफ, जो सीमेन के माध्यम से आता है, इसको ऊपर की तरफ भेजना। तो जो योनि के अंदर वाली नली जाती है, कहाँ जाती है? डिंब वाहिनी नली तक, या गर्भाशय के गिरवा तक, तीसरा ऑप्शन अंडाशय तक, चौथा इनमें से कोई नहीं। वेजाइना की जो नली है वो अंदर की तरफ कहाँ तक जाती है, प्रश्न ये है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो करेक्ट आंसर दे दोगे। बताओ, अगर आपको चित्र भी याद होगा, जो मैंने चित्र बार बार बताया, अगर चित्र याद होगा, ये क्या है? वेजाइना है ना। पेन भी आज नहीं चल रहा है, लग रहा है, देखती हूँ। ये वेजाइना है। तो वेजाइना की जो भीतर की तरफ नली जाती है वो कहाँ तक जाती है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। कहाँ तक जाती है? फैलोपियन ट्यूब तक जाती है, या गर्भाशय तक जाती है, या आपका ओवरी तक जाती है? कहाँ तक जाती है, प्रश्न ये है। तो ये कहाँ तक जाएगी? गर्भाशय के गिरवा तक जाती है। गिरवा है, अंदर वाली नली यहीं तक जाती है, इसके बाद नहीं जाती। इसके बाद आता है, शुरू हो जाता है आपका यूट्रस। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? गिरवा तक, सर्विक्स के गिरवा तक जाती है। करेक्ट आंसर क्या है? सर्विक्स के गिरवा तक जा रही है। ठीक है, समझ गए बात को। किसी बच्चे कहते मैडम आप हमें बोर्ड पर बताइए। बोर्ड पर एक एक करेंगे बेटा, बहुत टाइम लग जाता है। मैंने बोर्ड पर आपको समझा दिया है, इसलिए अब बोर्ड पर मत ज़्यादा ध्यान दो। अब आप क्वेश्चन को रटने पर ध्यान दो, है ना, समझने पर। तीसरा क्वेश्चन है, योनि में माने वेजाइना में लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स नामक जीवाणु होता है, जिससे स्रावन होता है। क्या स्रावन होता है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स, है ना। वेजाइना में लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स, यहाँ से स्रावन होते रहता है ना, स्रावित होते रहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इससे किस एसिडोफिल्स नामक जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, उससे किस प्रकार का मटेरियल का स्रावन होता है? कौन सी पदार्थ स्रावन होता है? साइट्रिक एसिड, या आपका लैक्टिक एसिड, या एसिटिक एसिड, या इनमें से कोई नहीं, है ना।
क्या होता है, कैसे याद रखोगे? लैक्टोबैसिलस जीवाणु है ना, बैसिलस जीवाणु है। तो ये क्या करेगा? लैक्टो से याद रखना, लैक्टिक एसिड का स्रावन होता है और इसका पीएच होता है एसिडोफिल्स है, मतलब एसिडिक के प्रति इसका ज़्यादा झुकाव है। इसका पीएच होता है 3.5 से 4.9 और यही जो इसका पीएच है अम्लीय प्रकृति के कारण योनि के भीतर किसी भी प्रकार का जीवाणु, विषाणु या कोई भी सूक्ष्म जीव अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है और हमारा योनि समेत इंटरनल ऑर्गन्स जैसे ओवरी हुआ, यूट्रस हुआ, फैलोपियन ट्यूब हुआ, ये सारे के सारे सुरक्षित रहते हैं क्योंकि इसके प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाता है इसको ये मार के खत्म कर देता है। समझ आ गए बात को? अब इसलिए घबराने वाली बात नहीं, एक एक चीज मैं कंसेप्ट क्लियर कर रही हूं और आपको बता रही हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी। स्त्री का सबसे उत्तेजक अंग है, सबसे एक्साइटिंग ऑर्गन फीमेल का कौन सा है? बताओ आप। फीमेल का सबसे एक्साइटिंग ऑर्गन्स कौन सा है? भक्षुष्णिका, जिसको हम क्लाइटोरिस बोलते हैं, क्लाइटोरिस ये है। लेबिया माइनोरा है, लघु भगोष्ठ। या लेबिया माइजोरा है या योनि है। सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग इनमें से कौन सा ऑर्गन्स है लेडीज का? करेक्ट आंसर है हमारा क्लाइटोरिस, भक्षुष्णिका। ये इसकी तुलना मेल के पेनिस से की जाती है। यह बना होता है घर्षण ऊतक का, ज़्यादा एक्साइटिंग होता है ना, सेंसेशन इसमें ज़्यादा होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां। गर्भाशय का आकार होता है, कई बार मैंने बताया, गर्भाशय का आकार होता है कैसा? नाशपाती जैसा, बादाम जैसा, सेम जैसा या मटर जैसा? मैंने कई बार पढ़ाया है। गर्भाशय का आकार नाशपाती किस तरह का होता है? इस तरह से होता है ना, इस तरह का उसका आकार होता है। गर्भाशय का आकार होता है नाशपाती के समान। बहुत इजी क्वेश्चन है और मैंने आपको कई बार बताया है। कुछ क्वेश्चन हमारे इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे हार्ड दिए जाते हैं और कुछ क्वेश्चन हमारे इस तरह के होते हैं जिसको कि आप आराम से है ना कर सको। कुछ क्वेश्चन आपका क्लिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गर्भाशय का ऊपर वाला भाग कहलाता है, गर्भाशय का ऊपर वाला भाग कहलाता है। मान लो ये गर्भाशय आपका है ना, गर्भाशय का नाशपाती का आकार का होता है गर्भाशय, आपको पता है, मैंने बताया था आपको पहले। तो इसके ऊपर वाला भाग को हम क्या कहलाते हैं? इसको, इसके ऊपर वाला भाग है ना, ये भाग क्या कहलाता है ये बताओ? ऊपर वाला भाग, गर्भाशय के ऊपर वाला जो नाशपाती का आकार का होता है, बीच में रहता है, तो इस भाग को हम क्या कहते हैं? ये वाला भाग क्या कहलाता है? गर्भाशय के सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? इन्फंडिबुलम या ग्रीवा या बॉडी या एम्पुला, क्या कहते हैं? गर्भाशय का ऊपर वाला भाग कहलाता है बॉडी। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? गर्भाशय के ऊपर वाला पार्ट कहते हैं बॉडी। ये बॉडी भी दो भाग में बटा रहता है। पहला होता है फंडस भाग और दूसरा होता है इस्थमस भाग। फंडस और दूसरा होता है इस्थमस, इस्थमस पार्ट है ना, ये वाला पार्ट। इसको दो भाग में बांट सकते हैं। एक भाग इसका बॉडी कहलाती है और जो फंडस वाला पार्ट होता है यही गुंबद के आकार का होता है। कैसा होता है? गुंबद जैसा। गुंबद देखिए हो ना, गुंबद जैसा ही होता है इसका आकार, डोम शेप्ड होता है ये, गुंबद जैसा होता है।
और इसी के दोनों तरफ यहाँ से एक नली जाती है जो चली जाती है अंडवाहिनी की तरफ, और यहाँ से एक नली चली जाती है दाईं तरफ और ये खुल जाती है यहाँ पर जाके ऐसे, ठीक है, अंडवाहिनी की तरफ। और ये पार्ट कहलाता है बॉडी वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट बॉडी कहलाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय का आकार कुंवारी कन्या में बड़ा होता है, छोटा होता है, औसत आकार का होता है, या इनमें से कोई नहीं? कोई बताओ। एक कुंवारी कन्या है, उसमें गर्भाशय का आकार कितना होगा? बड़ा होगा, छोटा होगा, औसत आकार का होगा, या इनमें से कोई नहीं? औसत आकार क्या होती है? 70 मिलीमीटर लंबा और 80 मिलीमीटर चौड़ा, ये गर्भाशय का सामान्य आकार होता है, औसत आकार। कुमारी कन्या में गर्भाशय का आकार कम होता है। कितना होता है ये मैं आपको बता दूं। गर्भाशय की जो पेशियां होती है वो कैसे होती है? फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, ठीक है ना। एक्सपेंशन की इसमें जोरदार कैपेसिटी होता है। जब भी तो देखो छोटा जो गर्भ काल के समय में 1-2 महीना में तो पता ही नहीं चलता है कि लेडीज प्रेग्नेंट है या नहीं, लेकिन 9 महीना होते होते उसका पेट का आकार बता देता है कि नाउ शी इज प्रेग्नेंट। उसका पेट फैल जाता है। पेट कैसे फैलेगा? गर्भाशय फैलते फैलते सबको दबा लेता है अपने भीतर, दूसरे ऑर्गन्स को दबा करके वो आगे बढ़ता है। और अब आप ये देखो पेट इतना बड़ा हो जाता है कि जो पेटीकोट भी सलवार भी पहनते हैं तो हमको ऊपर पहनना पड़ता है, इतना बड़ा हो जाता है ना। तो कुमारी कन्या का जो आकार होता है गर्भाशय का, कुमारी कन्या के गर्भाशय का आकार है 0.5 सेंटीमीटर लंबा, 0.5 सेंटीमीटर होता है लंबा, है ना। 5 सेंटीमीटर होता है चौड़ा, याद रखना, और 2.5 सेंटीमीटर होता है मोटा। गर्भाशय मैंने बताया ना, इसकी चौड़ाई होती है, लंबाई होती है, और मांसल होता है, मोटा होता है। इसमें मांसल अंग होते हैं, खास करके इसका जो बीच वाला अंग है मायोमेट्रियम, जो बीच वाली परत है वो मोटी होती है, मांसल होती है। समझ गए बात को? तो कुमारी कन्या का अगर आए कि उसका गर्भाशय का आकार क्या होता है, तो अपने को याद रखना है 0.5 सेंटीमीटर लंबाई, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2.5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। जितनी मोटाई है इसके दुगना उसकी चौड़ाई है ना। और बहुत कम उसकी लंबाई होती है, बहुत छोटा होता है। इसीलिए कोई कुमारी कन्या होती है तो कोई मतलब कि कभी बलात्कार का केस होता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसको, है ना, मेडिकल परीक्षा में भेजो, चिकित्सीय टेस्ट होगा, पता चलेगा, है ना। कई सारे टेस्ट के माध्यम से पता चलता है कि लड़की बलात्कार की शिकार हुई है या नहीं हुई है, तो डॉक्टर साहब टेस्ट करके बता देते हैं। तो आपको ये इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे, वो ये निषेचित डिंब का विकास होता है। अभी लड़की पूछी थी ना हमसे कोई क्वेश्चन करके कि मैडम फैलोपियन ट्यूब में कितना दिन तक ओवम रहता है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा अगर वो रहता है और वही इम्प्लांट हो गया तो एबॉर्शन 100% होगा, या तो फैलोपियन ट्यूब का नुकसान होगा या एम्ब्रियो जो ओवम का नुकसान होगा। फैलोपियन ट्यूब तो एक नली है, इस नली में बच्चे का कभी विकास नहीं होता है। ये धीरे धीरे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा या रोमिल गति के द्वारा या, है ना, संकुचन प्रसारण के द्वारा ये धीरे धीरे आकर के आपके ओवम में ही आएगा, इस यूट्रस में ही आएगा। ये यूट्रस में ही इसका गर्भरोपण होगा, यहीं आकर के इसका विकास होगा, दूसरी जगह इसका विकास नहीं होगा। याद रखना, आप भूलते बहुत हो, भूलो मत, दूसरी जगह इसका विकास नहीं होता है। कहाँ विकास होता है इसका? यूट्रस में ही विकास होता है। निषेचित अंडाणु का विकास अगर पूछा जाएगा कहाँ होता है? अंडाशय में, गर्भाशय में, डिंबवाहिनी नली में या योनि में? करेक्ट आंसर क्या है हमारा? करेक्ट आंसर हमारा गर्भाशय में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ आपको। उल्ब तरल जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं,
कहाँ रहता है? फैलोपियन ट्यूब में, योनि में, गिरवा में या गर्भाशय में? उल्व तरल, जिसमें बालक तैरता रहता है, बालक सुरक्षित रहता है ना। गर्भाशय में बालक एक थैली के भीतर परमपिता परमेश्वर ने उसके ऊपर चारों तरफ एक आवरण बना दिया है। जैसे हम अपने एक मकान में सुरक्षित रहते हैं, हमारे चारों तरफ एक अपने कमरे में सुरक्षित रहते हैं, तो उसका वो कमरा है। और कमरा कौन सी है? गर्भाशय है। और गर्भाशय में भी उसके भगवान ने एक झिल्ली के द्वारा बच्चे को बंद कर रखा है, जिसको हम कहते हैं एमनियोटिक सैक। एमनियोटिक सैक बोलते हैं। और बालक एमनियोटिक फ्लूइड, उल्व तरल बोलते हैं, है ना। इसमें बालक सुरक्षित रहता है, तैरता रहता है आराम से, और सारा पोषण उसको प्लेसेंटा के माध्यम से मिलते रहता है। मदर जो खाती है, मदर जो पीती है ना, जिस तरह का मदर पोषण लेती है उस तरह का पोषण शिशु को मिलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ आपको। यदि अंडाणु का निषेचन शुक्राणु द्वारा नहीं हो पाता है, ठीक है, अगर अंडाणु का निषेचन शुक्राणु द्वारा नहीं हो पाता है, तो क्या मासिक धर्म नियमित रहता है, मासिक धर्म अनियमित रहता है, या उपरोक्त दोनों ही बातें हो सकती हैं, या इनमें से कोई नहीं? आप सबको पता होगा। चलो इसका आंसर आप बताओगे। मैंने समझा दिया है कि अगर निषेचन नहीं होता है अंडाणु का शुक्राणु के द्वारा, तो इस स्थिति में क्या होगा। करेक्ट आंसर आप बताना, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछ रही हूँ। अंडवाहिनी नलिका को कहा जाता है, क्या कहते हैं अंडवाहिनी नलिका को? अंडाशय, गर्भाशयी नलिका, या डिंब नलिका, या केवल 1, 2 और 3? अंडवाहिनी नलिका को और क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब को क्या कहते हैं? गर्भाशयी नलिका कहते हैं, डिंब नलिका कहते हैं, या अंडाशय कहते हैं, क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर आपको देना है। 2 क्वेश्चन मैंने पूछा है। तीसरा क्वेश्चन और पूछ रही हूँ। अंडवाहिनी नलिका में कितने स्तर होते हैं, कितने लेयर होते हैं? ये जो अंडवाहिनी नलिका है, ये कितने लेयर इसमें होते हैं, कितने स्तर के बने होते हैं, ये पूछ रही हूँ। 2, 3, 4 या 5 स्तर? इसका करेक्ट आंसर आपको देना है, बताओ। कितने होते हैं, ये इसका आंसर आपको देना है। तो चलिए, आज मैंने आपको इन चीज़ों के माध्यम से आपको डिटेल्स बताया। आपने कहा मैडम बोर्ड पर बताइए, पर बोर्ड में बेटा बहुत टाइम लग जाता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बता दूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो जाने की इजाज़त। बाय बाय।